हाथ बनती है। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग भैया? Cell cycle and cell division. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सो आज मैं बाहर थी, अगर किसी ने भी मुझे लेक्चर वेक्चर और नोट्स के लिए मैसेज किया होगा तो मुझे नहीं पता चला होगा, मुझे दोबारा मैसेज कर देना क्लास के बाद, ठीक है? तो मैं बता दूंगी। और बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में तुम्हारे बायो का कब है? डेट शीट नहीं आई? मैम प्री बोर्ड फैब में। तो ये तुमको छुट्टी क्यों मिली है इतने दिनों की? लोहड़ी। मैम लोहड़ी की ओ, लोहड़ी की छुट्टी है। अरे मुझे लगा छुट्टी देके कब मगर तुम्हें पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा, अरे अच्छा No, हो। ma'am. अच्छा अच्छा, मतलब हम लोग ही पढ़ाई करवा रहे हैं तुमसे जबरदस्ती। Yes, ma'am. मैम हम तो भूल ही गए थे कि लोहड़ी भी है। नहीं नहीं, मेरे को याद है, मैं पंजाब में हूँ भैया, लकड़े लेकर आनी है जलाने के लिए। लोहरी आ गई। कहाँ पे मैम आप? चंडीगढ़। मैम चंडीगढ़ में हरियाणा में आता है ना, पंजाब में आता है। चंडीगढ़ ही है। नहीं, एक्चुअली मैं टेक्निकली मोहाली में हूँ, तो मुझे पूरा नहीं बोलने दिया। हाँ जी मोहाली मैम, पंजाब फिर में आता है, मोहाली पंजाब में आता है। यस योगिता, ओके, ऑलराइट। हाँ भाई, तुम लोगों ने मेरे को नंबर नहीं भेजे हैं, बहुत सारे बच्चों ने। वैसे मत किया करो। सोनाक्षी है क्लास में? ये सोनाक्षी, नंबर नहीं भेजे तूने मुझे। लेकिन मुझे हेलन मैम ने तेरे नंबर भेज दिए, तो चलो कोई बात नहीं। किसी को तो भेज दिया करो, मेंटी वाले टीचर को भेज दो। है मैं पसंद नहीं तुम्हें, लेकिन नंबर तो भेज दो। सेल साइकिल सेल डिवीजन, सेल को पकड़ेंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है? सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने डीएनए रेप्लिकेशन रिवाइज किया था सबने रिवाइज, Yes, ma'am. राइट? तो ये एक का डाउट था कि ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, तो ये जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये सीक्वेंस थी, ठीक है? पेरेंट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में नहीं थी। अब ये जो मैंने कॉम्प्लिकेटेड बात बोल दी ना, जिसने रिवाइज किया उसको पता होगा, तो खुद पता चल जाएगा रिवाइज किया है या नहीं। उसके बाद हम क्रोमोसोम तो इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि हद हो गई है राइट? तो मुझे ये बताना, जो हिस्टोन होता है वो कितने प्रोटीन का ऑक्टामर 8. 8 मैं अपने खुद ही बोल. सत्यानाश हो मेरा, खुद बोल के बोलूं कितने प्रोटीन का ऑक्टामर होता है। बेड़ा को, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है उम्र के साथ। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैम परमानेंट सेल और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होना। Charismatic cell. सारी लड़कियां चुप हो जाओ जरा। री डिफरेंशिएशन क्या होता है, लड़के बताएंगे। हाँ भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल की डिफरेंशिएशन। ठीक है, सारी लड़कियां और अनीश चुप हो जाओ। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बने। ठीक है, बच गए तुम, नाइस। सेल साइकिल सेल डिवीजन में जब मैंने तुमको सेल साइकिल बोला था, तो उसके साथ 3 टर्म बताए थे साइंटिफिक, क्या थे जो याद रखने उसकी डेफिनेशन में? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल, Sequential. और Genetically controlled. और Ordered. हाँ, ये 3 टर्म पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसलिए, ठीक है? और इसमें 2 प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है? एक साइकिल से रिलेटेड था और एक साइकिल पे डिपेंडेंट टाइप का एंजाइम था। क्या नाम था? साइक्लिन प्रोटीन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस सीडीके, राइट? सिर्फ इनके 2 नाम जानने बहुत जरूरी है, हम इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। अब हम सेल साइकिल को पढ़ रहे थे कि हम 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं इंटरफेस, राइट? Interphase. और दूसरा एम फेज। एम स्टैंड्स फॉर Meiosis या फिर meiosis. वेरी गुड। इंटरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेल सबसे पहले कौन से में एंटर करता है, किस रूम में? G1. S. S, Then G2. तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ होती है? एस G1. फेज में। एस फेज। देखो सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल ऐसे छोटू छोटू से स्ट्रक्चर थे हमारे, ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल थे, माइक्रोफिलामेंट से बने थे। Microtubule. माइक्रोट्यूब्यूल जो अंदर से खोखले होते थे, है ना? कौन सी Yes. अरेंजमेंट होती थी, 9+2 या 9+0? 9+0। 0. 9+0, है ना? तो इन्हीं से बनेंगे स्पिंडल फाइबर, है ना?
और स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो वो कहाँ पे काम होते हैं, वो यूज होते हैं जब हम लोग सेल की डिवीजन में डीएनए के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं ना, क्रोमोसोम के ऊपर जाके ये लगेंगे, है ना। तो डीएनए के साथ जो रिलेटेड है वही टर्म यूज हो रही है। तो देखो एस फेज किस लिए फेमस है कि यहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन, करेक्ट। तो बेटा जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो उससे रिलेटेड चीजें भी यही होती है, जैसे सेंट्रियोल डीएनए रेप्लिकेशन से कहीं ना मतलब डीएनए के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन यहाँ होगी। और एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन, वो भी डीएनए से जुड़ा हुआ है, तो हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी यहाँ होगी। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। यस और मैम। जो बिल्कुल एंड में आ रहे थे वो सेमी ऑटोनोमस टाइप के थे, तो सेमी ऑटोनोमस वाले थे तो G2 में आ रहे थे। तो किसकी डुप्लीकेशन यहाँ तुम्हें दिखेगी, Mitochondria और chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया एंड Mitochondria and क्लोरोप्लास्ट chloroplast, ना। और क्लोरोप्लास्ट। सारी स्टेजेस में मोस्टली G1 and S में स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस बहुत होती है, ठीक है। तो जो G2 फेज है उसमें एक और खास बात होती है, दैट इज सॉरी G1 फेज में एक और खास बात होती है कि सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना, साइज ऑफ सेल Yes, इंक्रीज। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती, हमें लगता है तो जनरल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन इसी पे आता है। बट मैम तो G1 में ही हो रही थी, नहीं साहिल, प्रोटीन सिंथेसिस G1 में भी होती है, इवन S में भी थोड़ी होती है और G2 में भी होती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नलिंग है सेल की। तो ये सारे स्टेप को करने के लिए जो सिग्नल सेल से आ रहे हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, हर स्टेज में होती है। बस हम S में ज़्यादा पढ़ते नहीं, उसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, राइट। तो थोड़ी सी रिवीजन थी क्विक वाली, है ना। और अब बताते हैं, एक सेकेंड रुको, चेक पॉइंट। ऐसे में कहीं लिखा नहीं है जतिन कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, अगर मुझे मिला तो मैं जरूर किसी क्वेश्चन में कराऊंगी। ऐसा कभी मैंने पढ़ा नहीं कि स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस हम कहीं सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सब में होती है। तो मुझे बताओ कि चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ थे, चेक मैम पॉइंट्स होते क्या है? G1 एंड S में थे ना, और एक G2 एंड प्रोफेज में था, एंड मेटाफेज एंड एनाफेज में था। मेटाफेज एंड एनाफेज, एनाफेज वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसे कहना G2 एंड M फेज में, ठीक है, प्रोफेज मत बोलियो, ओके ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी क्यों। गुड गुड, 3 चेक पॉइंट थे, काम क्या था इनका? हम ये देखते थे मैम कि प्रोटीन जो प्रोटीन हुआ है वो चेक उसमें कोई उसकी डिफेक्ट तो नहीं एक्टिविटी। है। हाँ, जो भी सेल नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है कि पिछले स्टेज के सारे प्रोसेस हो गया या नहीं। मेजर चेक पॉइंट कौन सा है? G1 एंड G1 S। और S। G1 और S के बीच मेजर वाला है। गुड शुड, गुड गुड, याद है भाई तुम्हें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, एस फेज भी हो गया, ठीक है, Yes, G2 ma'am. फेज भी हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया। अब आता है G0 फेज। तो G0 फेज की कल भी किसी ने बात की थी, ठीक है। देखो जो साइकिल जाएगा, जो भी सेल जाएगा G1 से S, उसके बाद जाएगा G2 में और फिर वो जाएगा M फेज में, ठीक है। तो सेल जब यहाँ पे आया, एक सेल यहाँ पे एंटर हुआ और वो कितने सेल बन के निकला, वो हमारा एट द एंड ऑफ M फेज 2 सेल बन के निकल गया, राइट। अब एक सेल चाहे तो दोबारा से इस साइकिल में एंटर कर सकता है ना, दोबारा से ये दोनों सेल कह रहे हैं चलो हम यहाँ एंटर करते हैं और दोबारा से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये 1 वाला जो सेल था ये कह रहा है कि मुझे अब दोबारा डिवाइड नहीं करना है, मुझे बस थोड़ा सा इलोंगेट करना है और अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अटेन कर लेना है। अब मैं नया एक ही काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो मे बी 1 वाले सेल ने डिसाइड कर दिया दैट आई वांट टू बिकम हार्ट सेल, ठीक है। तो अगर इसको दिल का सेल बनना है तो अब इसको तो सेल साइकिल में एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल दिल के जो सेल्स होते हैं वो दोबारा डिवाइड थोड़ी करते हैं, वो तो वैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर दिल के सेल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसकी अगर वॉल्व में प्रॉब्लम है तो वॉल्व रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम सर्जिकली कुछ कर नहीं पाते ना, फिर तो खराब हो गया दिल। तो अब ये जो सेल है जिसने डिसाइड कर लिया मैं परमानेंट फंक्शन करूंगा, तो ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है, ठीक है। तो अब ये जब सेल साइकिल को एग्जिट कर रहा है तो मैं इसे क्या बोलूं, न्यूरॉन्स जनरेट नहीं होते तो वो भी सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं। तो अब ये जो सेल है जिसने डिसाइड कर लिया मैं सेल साइकिल एग्जिट कर लूँ, अब ये तो सारे फेजेस हमने सेल साइकिल के पढ़े हैं, G1 S G2 M। तो हम इस सेल को क्या बोलेंगे जो एग्जिट कर गया, इसको भी तो हम कोई नाम देंगे ना कि जिंदगी के किस मुकाम पर है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा पूरा सर्कल है ना, जो हम ऐसे बनाते हैं, राइट, ऐसे से ही बनाते हैं हमारे Yes, ma'am. G1 S G2 M, हम कहते हैं इससे बाहर निकल के भी एक फेज होता है और इस फेज का नाम है G0, ठीक है। तो G0 फेज इज अ फेज जहां पर रहता है हमारा वो सेल जो अब डिवाइड नहीं करना चाहता, ठीक है, जिसको अब अपना परमानेंट फंक्शन पता है, क्लियर, ठीक है। तो Yes. G0 फेज इज आउट ऑफ द सेल साइकिल फेज, तो इसको लिख लो,
आउट ऑफ सेल साइकिल फेज, सेल साइकिल से बाहर है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब अगर हम बोले जी नोट फेज में सेल को निकलना है तो मुझे बताओ वो कब निकलेगा? एम फेज से मतलब एम फेज कंप्लीट करते ही, माइटोसिस कंप्लीट करते ही जी नोट में एंटर कर जाएगा, या दोबारा से जी1 में एंटर करता है फिर एग्जिट करेगा, या कौन से फेज में करेगा? क्या लगता मैम है? एम फेज से मैम एम फेज से चले जाएगा। हाँ देखो, वैसे तो जीवन एम से फेज, हाँ वैसे तो इसको एम फेज से जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ना कि जब भी कोई सेल मैच्योर होता है, इसलिए मैंने तुम्हें इलोंगेशन का पॉइंट बताया था कि जब भी कोई सेल डिसाइड करता है कि मुझको अब एक पर्टिकुलर काम करना है, उससे पहले उसको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है, ठीक है, तो वो अपना साइज थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसको हम इलोंगेशन कह देते हैं, ठीक है। तो जो सेल है वो एम फेज से जाएगा फर्स्ट वाला पहले जी1 में, और मिडल ऑफ जी1 से निकल जाएगा, मिडल ऑफ जी1 से वो चला जाएगा किसमें? जी नॉट में, ठीक है। तो जब वो जी1 में आता है ना, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, साइटोप्लाज्म का रेशियो वो थोड़ा बढ़ा लेता है, फिर उसके बाद वो भाग जाता है जी नॉट फेज में, तो वो जी1 से एग्जिट करेगा। इज इट क्लियर? मैम एक मैम सेकेंड, जी नॉट फेज, हाँ बेटा अब बोल, पूछ पूछ पूछ। मैम मतलब वो जी नॉट फेज में जाएगा तो एक तो वो वहाँ पे क्या करेगा? मतलब मुझे समझ नहीं आया। वो जी जो नॉट जीरो, फेज में क्या होगा? जब वो यहाँ था है ना, वो एम फेज से निकला, एम से फेज से वो एंटर कर गया जी1 फेज में, ये था सेल, ये यहाँ पर एंटर करा और ये थोड़ा सा गब्बू हो गया, थोड़ा सा गब्बू हो गया ये, अब ये यहाँ से भाग जाएगा बाहर, और ये चला गया बाहर, निकल गया अपनी जिंदगी में। अब इसे हम कहेंगे जी नॉट फेज। जी नॉट फेज का मतलब है सेल बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और ये इसका जो भी फंक्शन है ना लाइफ में ये परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चला गया और ये इसने जाके बना दिया हार्ट, हार्ट का सेल हो गया ये अब, ठीक है, कार्डियक सेल हो गया अब ये। तो कार्डियक सेल क्या करते हैं? वो पंपिंग करते हैं ना, तो वैसे ऐसे पंप करते रहते हैं, धड़कते रहते हैं, तो ये वही काम करेगा। मान लो इसने डिसाइड करा अब ये लीवर के पार्ट बनेगा, तो ये लीवर के साथ जाके मिल गया, अब लीवर का सेल क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग से, ये वो काम करेगा। तो जी नॉट फेज का ऐसा मतलब नहीं है कि वो किसी स्टेट में पड़ा है। जी नॉट फेज का सिंपली मतलब है कि अब वो सेल साइकिल में नहीं जा रहा, अब वो अपना जो भी काम डिसाइडेड है वो कर रहा है। तो फ्लोएम के सेल्स है वो जी नॉट फेज में है, मेरे स्किन के सेल्स है अभी वो जी नॉट फेज में है, मेरी आईज के सेल जी नॉट फेज में है, ठीक है, मेरे सारे ऑर्गन्स के सेल जी नॉट फेज के अंदर है, तो वो अपना अपना काम ही कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं वो जी नॉट फेज में, ठीक है। यस मैम। ये अपना काम थोड़ा ना करेगा, ये तो तब सिंथेसाइज मतलब तब अपना काम करेगा जब इसको कोई सिग्नल आएगा कि नहीं नाउ इज देयर इज अ नीड ऑफ यू, उसने तब वो दोबारा उसने सेल साइकिल में एंटर नहीं होगा। हम ऐसा थोड़ी है कि लाइक अगर जी नॉट में चला गया तब तो वो सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट प्रोलिफरेट थोड़ा ना करेगा, तो हार्ट तो काम नहीं करेगा वैसे तो फिर। क्या बोला बाबले? जो हार्ट है, हार्ट भी तो बहुत सारे सेल से बना है ना, तो उसके सारे सेल्स जो आए हैं मिलके, वो सारे के सारे सेल्स कहाँ से आए हैं? वो जी नॉट फेज के अंदर ही तो है। मैं पूरे हार्ट की बात नहीं कर रही। बोल 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 वो बोल। फंक्शन जी नॉट में वो मेटाबॉलिकली सिर्फ एक्टिव रहेगा बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, राइट? हाँ हाँ, नो लॉन्गर पॉलीफरेट, यस करेक्ट। ओके देन अगर ऐसा है तो सिर्फ वो तभी सिंथेसाइज तभी अपना काम करेगा जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर लाइनिंग ऑफ स्टमक जब वो रिप्लेस तो 2 वीक में 2 ही बार होगी ना, ऐसे थोड़ी कि लाइक डेली रिप्लेस हो रही है। तभी नहीं मतलब लाइनिंग का जो सेल है वो जी नॉट में है और वो वीक में सिर्फ एक ही बार ही सेल साइकिल में एंटर करेगा। आई थिंक ऐसा होगा। और आप बोल रहे हैं कि लाइक सर्टेन फंक्शन करेगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। नहीं, जैसे अगर सेल ये निकल गया ना जी नॉट फेज में और वो हार्ट के साथ आके लग गया है ना, अब हार्ट का वो सेल हो गया, तो वो अलाइव तो है ना, तो अपने मेटाबॉलिक फंक्शन जो वो परफॉर्म कर ही रहा है। अब हार्ट की जो फंक्शनिंग है, जैसे ऐसे नोड से सिग्नल आएगा तो वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, जहाँ जिस भी लोकेशन पे वो लोकेटेड है, तो वो अपना फंक्शन तो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो सेल के अंदर भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। उसको हम कहते हैं कि वो सेल जी नॉट फेज में है। अब जो तुम कह रहे हो वो तुम दो चीजें कह रहे हो, एक होता है सेल साइकिल एग्जिट, इसके बाद बताने वाली थी, यही सुन लो। एक होता है सेल साइकिल एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट कर लिए, कभी वो उसमें रिटर्न नहीं करेगा। एक होता है, हम कहते हैं उसको सस्पेंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल सस्पेंड, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन भी था, 2019 का था आई गेस, कि जब भी जी नॉट फेज की हम बात करते हैं तो उसमें सेल क्या करता है, क्या वो कभी भी मैम सेल अपने बिट से जी नॉट फेज में जाता है? हाँ अंशुल, उसके डीएनए उसको सिग्नल देता है कि अब तो उसको जी नॉट फेज में एंटर करना है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाना है, ठीक है।
मैम सेल साइकिल में कौन सेल जाते हैं? जिन सेल्स को डिवाइड करना होता है वो जाते हैं। मैम सेल अपनी विच से जी नोट फेज में जाता है। हाँ मैम, जो चेक पॉइंट से रिजेक्ट सेल होते हैं मैम वो कभी जी नोट फेज में जाते हैं। जो चेक पॉइंट से रिजेक्ट होते हैं वो सेल्स आगे पॉलीफ्लेट ही नहीं कर पाते, वो डेड हो जाते हैं फिर। ठीक है, ओके। सो अब जी नोट फेज में जो सेल है, क्वेश्चन ये है कि जी नोट फेज का जो सेल है अब वो कभी भी री एंटर करेगा साइकिल के अंदर या फिर वो हमेशा के लिए सेल साइकिल से बाहर हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी कहती है वो तो ये कहती है कि वो सेल साइकिल से हमेशा के लिए बाहर होता है, लेकिन नीट का जो क्वेश्चन आया था उसने सस्पेंड बोला था। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? सेल साइकिल एग्जिट मींस जो सेल जी नोट फेज में चला गया वो कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे वाले सेल को हम बोलते हैं कि वो जी नोट फेज में है इन सेल साइकिल एग्जिट मोड। तो जो जी नोट फेज है ना वो दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, या तो सेल कंप्लीटली बाहर निकल गया, कभी सेल साइकिल में वापस नहीं आएगा, जैसे कि न्यूरॉन। न्यूरॉन चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूरॉन कभी भी दूसरे न्यूरॉन को जन्म नहीं देने वाले, वो कभी डिवाइड नहीं होंगे। तो न्यूरॉन होता है सेल साइकिल एग्जिट वाले जी नोट फेज में। और एक होता है सस्पेंडेड, कि वो सेल साइकिल से निकला, सस्पेंडेड है, अब वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, पर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि उस सेल को डिवाइड करना पड़ा, तो फिर वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर सकता है। तो हम ऐसे सेल को कहेंगे वो जी नोट फेज में है इन ए सस्पेंडेड फॉर्म। सो सस्पेंडेड फॉर्म का मतलब है कैन री एंटर इन सेल साइकिल। जैसे तुम्हारा लिवर सेल, तो इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा लिवर सेल। लिवर के जो सेल होते हैं ना वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, ऐसे ही पड़े। लेकिन मान लो 30 to 40%, अप टू 40%, उससे ज़्यादा नहीं, 40% तक अगर लीवर का सेल खराब हो जाए ना, लीवर खराब हो जाए, तो उसके जो बचे हुए सेल होते हैं वो खुद डिवाइड कर करके लीवर को ठीक कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, तो लीवर के बाद रीजेनरेटिव पावर होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो लीवर के सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गन के सेल है ना, तो वो सारे के सारे जी नोट फेज में है। कोई भी ऑर्गन है उसके सारे सेल जी नोट फेज में है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन लीवर के सेल दोबारा से सेल साइकिल के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो लीवर के सेल है वो जी नोट में सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ कि जो जी नोट फेज है वो एक ऐसा फेज है सेल की जिंदगी में जब वो डिवाइड नहीं करता। दो कंडीशन हो सकती है, या तो कभी डिवाइड नहीं करेगा या फिर लाइफ के किसी फेज में दोबारा से डिवीजन में एंटर कर देगा। अगर दोबारा से एंटर कर रहा है तो मैं कहूंगी वो सस्पेंडेड था, और अगर वो दोबारा कभी सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा मैं कहूंगी कि वो था सेल साइकिल को एग्जिट कर चुका है। समझ आई बात? ये मैम। ये बात Yes. समझ आई सबको? ओके, लाइन है नो नंबर पॉलीगॉन सो कॉल्ड। हाँ, तो साहिल ये जो लाइन है ना वो तुमको यही बता रहा है, सस्पेंडेड, ये सस्पेंडेड रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सस्पेंडेड पढ़, अब इस लाइन को पढ़। That it says no longer proliferate unless called to do so depending on the requirement of the organism। तो जो जी नोट फेज में सेल है वो आगे जाके कभी पॉलीफरेट नहीं करता। मतलब पॉलीफरेट का मतलब होता है अपना नंबर इंक्रीज करना, तो वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं करता। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को नीड है तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। तो हम कहते हैं जी नोट फेज में वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। लेकिन जो एग्जिट कर गया, जैसे न्यूरॉन है, वो जरूरत पड़ने पे भी नहीं करेगा। अगर पूरा दिमाग खत्म हो जाए ना तो न्यूरॉन, जो आखिरी न्यूरॉन बचा है, वो पॉलीफरेट करके दो न्यूरॉन नहीं बनाएगा, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो खत्म है दिमाग फिर। समझ आई बात? यो मैम। Yes, है ना? ma'am. तो ये दो टर्म्स है जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। नीट का ये क्वेश्चन था जिसमें वैसे तो आंसर हम सबको यही लगा था सेल साइकिल एग्जिट बनता है, लेकिन एक्चुअल में सेल सस्पेंडेड आया था कि सेल सस्पेंडेड स्टेट में था। तो तुमको अगर जी नोट फेज के रिस्पेक्ट में बोले तो तुमको ये याद रखनी पड़ेगी कि सेल साइकिल सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली वो न्यूरॉन के रिस्पेक्ट में बोले तो तुम याद रखना कि सेल साइकिल कभी वो एंटर नहीं करता। ठीक है, हम कभी भी नहीं करेगा। नहीं, न्यूरॉन कभी रीजेनरेट नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता तो क्यों? ब्रेन की बीमारी ना होती ना, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तक तो हमने नहीं देखा, हो सकता है कल को कर जाए तो हमें भी नई चीज देखने को मिलेगी, अभी तक नहीं देखा। ओके मैम। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम कैन, मैम कैन के आगे क्या लिखा है? मैंने कैन कहाँ लिखा है? Re-enter. Enter in cell cycle. Re-enter. री एंटर इन सेल साइकिल। ओके डन। Yes, ma'am. नहीं सुनी थी, नहीं, डिवाइड नहीं होते। ऑर्गन्स हमारे जितने हैं वो डिवाइड नहीं होते, फिक्स है वो। नहीं तो ऐसे नहीं होता, ऑर्गन डैमेज होता अपने आप रिपेयर हो जाता, फिर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों करते? लेकिन हमारे किडनी के सेल्स हैं जो दोबारा से सेल साइकिल एंटर कर सकते हैं, कुछ सेल्स। हमारे लीवर के कुछ हद तक सेल साइकिल एंटर कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं कर पाते। ठीक, चलो
नाउ जी नॉट फेज के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो पता चले। जी नॉट फेज इज ए आउट ऑफ सेल साइकिल फेज, तो वो जो हम पाई चार्ट बनाते हैं ऐसे उसके अंदर नहीं आता, ये आउट ऑफ सेल साइकिल है, ठीक है, पहली पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज भी इसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सेल सस्पेंड द सेल साइकिल इन दिस केस, तो ये जो एनसीईआरटी कहती है कि सेल सस्पेंड करता है, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो स्पेसिफिकली न्यूरॉन आता है, तो तुमको पता होना चाहिए। अगर वो न्यूरॉन पूछ लेना तो याद रखना वो कभी री एंटर नहीं करेगा सेल साइकिल में, सस्पेंड आंसर मत लिखाना, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। सेल साइकिल ही एग्जिट करता है व्हेन सेल नेवर री एंटर द सेल साइकिल, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी लाइंस लिखती है एनसीईआरटी। ओके, तो दो केसेस होते हैं, एक होता है सेल सस्पेंड, उसकी डेफिनेशन ये है, और एक होता है सेल साइकिल एग्जिट, उसकी डेफिनेशन ये है। दोनों की डेफिनेशन लिखवा दिया तुम्हें। हमारी बॉडी है सारे सेल्स कहाँ डिवाइड करते हैं बेटा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके सेल्स डिवाइड करते हो, उसके बाद उनका फंक्शन फिक्स होता है, वो डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ प्लांट के पास है, हमारे पास नहीं है सेल। हाथ कट जाए तो दोबारा से हाथ थोड़ी आता है, वो बस एम्पुटेट हो जाता है ना। तो सेल्स के पास पॉसिबिलिटी नहीं है ह्यूमन की, अदरवाइज किसी का भी ऑर्गन डैमेज होता तो रिपेयर हो जाता ना, पर ऐसे तो है ही नहीं, हम तो इमॉर्टल हो जाते। सेल डू नॉट डिवाइड इन दिस फेज, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता। इट इज नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सेल इज अलाइव। इट इज नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, मतलब सेल के अंदर एनर्जी बन रही है। बट तो वो सेल सस्पेंड हुए तब तो वो डिवाइड हो रहा है। सेल सस्पेंडेड स्टेज में है, जब वो सस्पेंडेड स्टेज से बाहर निकलेगा ना तो वो सेल साइकिल में एंटर कर जाएगा, तब वो डिवाइड होगा। तो वो जी नोड से बाहर निकल के सेल साइकिल में एंटर करेगा, ऐसा होगा। यह है ना, जी नोड से यहाँ से सेल निकल जाएगा और पूरा सेल साइकिल में एंटर करेगा, और फिर वो डिवाइड होगा उन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन जी नोड के अंदर कभी डिवाइड नहीं होगा, समझी? ओके, यस मैम। इट इज नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मतलब कि सेल के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है ना, खाना खाना, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, एनर्जी जनरेट करना, साइटोप्लाज्म के अंदर घूमना, वो सब हो रहा है उसके अंदर, तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल जी नोड के अंदर। वो बस डिवाइड नहीं हो रहा, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और सेल जिंदा होता है, मर नहीं जाता, ये मिसकंसेप्शन है। लास्ट पॉइंट, सेल इज इनएक्टिव। एक लाइन आती है कि सेल इनएक्टिव होता है, बच्चे कहते हैं इनएक्टिव है मतलब मर गया। सेल इज इनएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना कि हम कहते हैं जी नोट फेज में सेल जो होता है वो इनएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, कि वो सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता, बट सेल इज अलाइव। ओके, समझ आई ये बात? यस मैम। ये है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई और लाइन आएगी, बहुत सारी जगहों से मैंने देख देख के निकाली है, तो आई थिंक इससे ज्यादा तो लाइन नहीं बनती कोई, तो ये लिख लो, इससे ज्यादा तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सेल इज इनएक्टिव बट दैट डजंट मीन इट्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सेल इज इनएक्टिव मतलब सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर मेटाबॉलिकली सेल इज एक्टिव, लिख लो कहीं पे, मेटाबॉलिकली सेल इज एक्टिव। तुम ठंडी मत हो जाना पीना, क्लियर? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ अब एक अल्फाबेट है, छोटा एन, छोटू सा एन, इसको कहते हैं हम कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मल सीधी भाषा में बोलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से याद रख लेना, ठीक है, सारे डिटेल में मत देना। मेटाबॉलिक, अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब, इतना पीछे हो तुम्हें, वैसे बहुत पास की टर्म है, कंफ्यूजन हो सकता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, रिएक्शन इन बॉडी कह लो या इन सेल कह लो, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वैसे तो मोस्टली बॉडी की बात होती है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर लूं, वन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, मेरे पेट में जाके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, एक रिएक्शन है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में जितने केमिकल रिएक्शन हो गए, मेरा मेटाबॉलिज्म हो गया, तो मेटाबॉलिज्म बड़ी टर्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक है। मेटाबॉलिज्म के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन आते हैं, ठीक है, तो दो टर्म ऐसे डिफरेंट है। नाउ छोटे एन का मतलब है क्रोमोसोम की कंडीशन, या तुम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से याद रख लो, और छोटू से सी का मतलब है अमाउंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए का कितना अमाउंट है। इतनी बात लिख लो, आगे काम आएगी हमारे, लिख ली? यस मैम। बहुत बढ़िया, एक ही बच्ची ने लिखे, बाकी और कोई नहीं बोलता कुछ है, मैंने ठेका उठाया पूरी क्लास से बोलना। चलो कोई बात नहीं, बोलिए, बढ़िया लगता है, ये पार्टिसिपेट तो करती है। बेटे कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, जल्दी बता दो। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टू Division of nucleus. Division of nucleus. न्यूक्लियस
न्यूक्लियस की बात होती है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब ऐसे तो और भी कुछ होता है, पर यहाँ पर हम डिवीजन ही बोलते हैं, डिवीजन से एडजस्ट कर लो। और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। डिवीजन। ये न्यूक्लियस भी चीट फाड़ कर देंगे, साइटोप्लाज्म फोड़ देंगे और बिल्कुल 2 सेल बना देंगे, ठीक है। यस मैम। यस बेटा, वेरी गुड प्रतिभा, राइट। तो टर्म हमें क्लियर है। अब चलते हैं हम माइटोसिस की तरफ। तो एम फेज रिप्रेजेंट करता है माइटोसिस या मियोसिस, जनरली दोनों कह सकते हो तुम, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब Yes, देखो, ma'am. अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेल है, पहले कुछ टर्म डाल लो। पेरेंट सेल का क्या मतलब है? जो सेल डिवाइड होगा। A cell Participate in division. that will divide. पेरेंट सेल का मतलब जो सेल डिवाइड होगा आगे, ठीक है। और डॉटर सेल का मतलब जो डिवाइड होने के टेन बाद सेल से डिवीजन के बाद और बाकी division. न्यूली फॉर्म सेल है आफ्टर डिवीजन, राइट। अब तुम बोलोगे इतनी बेसिक टर्म क्यों बताई, क्योंकि अरे यार कंफ्यूजन हो जाती है, क्या हो गया, डॉटर क्यों बोलते हैं, बेटा क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज एक फीमेल ही आगे फीमेल को जन्म देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेल भी आगे डिवाइड होंगे, तो इसलिए वोकैबुलरी डॉटर लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम जेंडर न्यूट्रल है बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, ऐसी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बड़ी बेसिक सी, एक होता है माइटोसिस, ठीक है, एक होता है मियोसिस। छोटा सा डिफरेंस है, हम साथ साथ में करते चले जाएंगे, और जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली परसों तक खत्म हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा गणित कहता है, पर मेरा गणित वीक है, तो लेट्स सी। गणित पता है किसको कहते हैं? मैथ्स। ये बच्चे हैं। तो परसों तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम और अच्छे से समझोगे, पर थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें बताते हुए चलना चाहती हूँ। जैसे खाने में नमक हम साथ साथ डालते हैं ना, तो खाने में नमक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एक साथ डाल दोगे इतना बढ़िया नहीं आता। तो माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और हम इक्वेशनल डिवीजन बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर पेरेंट सेल है, मैं पेरेंट सेल को PC लिखूंगी, कोई इससे प्रियंका चोपड़ा नहीं समझेगा, ठीक है भाई। और डॉटर सेल को हम DC लिखेंगे, ठीक है, इसे डेप्यूटी कमिश्नर कोई नहीं समझेगा। तो पेरेंट सेल के पास अगर क्रोमोसोम का नंबर था, लेट्स से 48 क्रोमोसोम, पेयर नहीं लिखा मैंने, नंबर लिखा है, या तुम 46 लिख लो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो जब वो डिवाइड कर दे, 2 सेल बना दिए उसने, ठीक है, तो जो 2 सेल है, दोनों सेल्स के पास अपने अपने 46 क्रोमोसोम है ना। तो देखो, मम्मी से मिलते हैं ना, ये क्रोमोसोम का नंबर सेम है, पेरेंट में भी और डॉटर में भी। हर एक डॉटर सेल में एडिशन मत करना, ठीक है। तो हर एक डॉटर सेल में उतना ही क्रोमोसोम का नंबर है ना जितना पेरेंट में है, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि एक सेल से 2 सेल बने हैं, कुछ ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, ठीक है। यस मैम। मियोसिस जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है, पहले तो ये क्लियर कर लो भैया, मियोसिस में बड़ी कंफ्यूजन है भाई साहब। एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 जो होती है उसका नाम है रिडक्शन डिवीजन, Fractional division. रिडक्शन हो जाएगी। और मियोसिस 2 होती है, Equational. इक्वेशनल। अरे वाह, कुछ बच्चों को तो पता था, है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो तुम, है। तो मियोसिस 1 एंड 2 में ये फर्क होता है। मैम प्लीज कोई ट्रिक बताना, मैं भूल जाती हूँ मियोसिस और माइटोसिस में। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस भूल जाती है तू? ओह, सोच के बताऊंगी, सोचा नहीं मैंने कभी, कोई ना बताती हूँ कल तक, ठीक है। इतनी लिख ली आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है बंदरो, आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो माइटोसिस होती है उसके कुछ फेजेस हैं, तो तुमको पढ़ने पड़ेंगे, कैसे भी याद कर लो यार, सबके पास अपनी ट्रिक होती है। मेरे को 11th वालों ने ट्रिक बताई थी, मैं भूल गई, मेरा ध्यान नहीं था उनकी बातों में। एक थे पीमैट एक जनरल फॉर्मेट है। P stands for प्रोफेस, then we have metaphase, मेटाफेज, then we have Anaphase. anaphase, प्रोफेज, telophase। अब अगर है तुम्हारे, कितना शर्मा के बोल रहा है? हाँ। telophase, हाँ हम इसको मैं से भी याद कर सकते हैं ना, PMTN बीच में ए लगा दिया, PMT टेस्ट होता है ना, तो उससे भी याद हाँ। कर सकते हैं। हाँ, और एक और है प्रधानमंत्री एट तेलंगाना, प्रधानमंत्री एट तेलंगाना। आओ भैया तुम तेलंगाना,
ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी ट्रिक तुम्हें आती है कर लो। क्यों ट्रिक से याद करना है? क्योंकि सेल हमेशा पहले प्रोफेज में एंटर करेगा, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में, फिर टीलोफेज में। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट? ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो तुमसे 5 सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? 5 सेकंड 4 नंबर अपने। तो दोनों में सीक्वेंस आनी बहुत जरूरी है, तो याद रखना पीमैट का फॉर्मेट, ठीक है। हाँ जतिन, ये भी बहुत अच्छा है, पी मत, ठीक है, पी मत, नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मुझे कभी कभार लड़के बहुत क्रिएटिव लगते हैं, ऐसी चीजें लेकर आते हैं ना, वो मजा आ जाता है, ठीक है। सो पी मैट याद रखना सीक्वेंस में, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पेरेंट सेल है, यार हमें कॉमन सेंस से बताना, रट्टा तो हम मार ही लेंगे है ना। मुझे कॉमन सेंस से बताना एक बात बड़े प्यार से, कि अगर एक सेल है और ये पेरेंट सेल है, मतलब इसने डिसाइड कर लिया डिवाइड करेगा, इसने अपने जीवन में कष्ट करने हैं और कष्ट करके डिवाइड हो जाना है 2 सेल में। तो अगर इसको 2 सेल में डिवाइड होना है, तो इसको क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी इन 2 सेलों को, ताकि ये 2 सेल भी इसकी तरह जिंदा रहे। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, डीएनए और बस। डीएनए। बेटा हिमाचल रोडवे या हरियाणा रोडवेज कौन सी बस? डीएनए बोला इसने आंसर, डीएनए बोल दिया था मैंने। मेरे को सुना नहीं। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी इसको देना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ इनको देने के लिए इस बेचारे सेल को क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। खुद डुप्लीकेट होना पड़ेगा, अबे अपने अंदर का कंटेंट डुप्लीकेट करना पड़ेगा, है ना। सब चीजें इसको अपने अंदर भरनी पड़ेगी, इसलिए इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जाके ये ऐसे डिवाइड होगा। तो जो भी सेल के पास है सबका अमाउंट उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ना, राइट। यस मैम। तो बस ये जो तुम पढ़ते हो ना पूरा का पूरा माइटोसिस, उसमें यही होता है कि चीजों का देखो, जो चीजों की डुप्लीकेशन थी वो तो तुमने इंटरफेस में ही देख ली, सेंट्रियोल वगैरह सबको तो डुप्लीकेट हो गए, अमाउंट तो बढ़ गया, सेल का साइज भी इंक्रीज हो गया। अब जो सबसे क्रिटिकल फेज है वो है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। भाई जेनेटिक मटेरियल जो डुप्लीकेट हुआ था कौन से फेज में हुआ था? एस फेज में। उसको इक्वली डिवाइड करना है, सबसे डिफिकल्ट काम ये है। क्यों? क्योंकि अगर इक्वली डिवाइड नहीं हुआ और मान लो क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा चला गया किसी एक सेल में, दूसरे को मिला ही नहीं, तो जिस सेल में क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा चला गया उस सेल में क्या हुआ? कौन सी डिजीज होगी? डाउन सिंड्रोम। हाँ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल जा सकता है, तब डिजीज होती है, ठीक है। और उसको हम किस नाम से पहुंचाते हैं? डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी, डायसोमी, ट्राइसोमी? डायसोमी। तो जो हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं ना, अब तुम यहाँ आओ, अब यहाँ से उसको रिलेट करो कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तुम पढ़ते हो ना, सोचो कि जब इक्वल डिवीजन हो रही थी डॉटर सेल में, बाय चांस इसके पास 24 पेयर चले गए और दूसरे वाले के पास, बेचारे के पास 23 पेयर चले गए, तो इसके पास होगी डेफिशिएंसी, जाने तो 23 पेयर थे ना दोनों के पास इक्वल, इसके पास होगी डेफिशिएंसी किसी क्रोमोसोम की, इसको हो जाएगी बीमारी। इसके पास चला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसको भी तो हो जाएगी बीमारी। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो हम जनरली पढ़ते हो वो एक्चुअल में यही होते हैं सेल साइकिल के टाइम पे, गैमेट्स के अंदर जनरली होते हैं ना, ये मदर के एग में या फादर के स्पर्म में। तो स्पेशली जब ये क्रोमोसोम अलाइन होते हैं और ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ज्यादातर ये एनाफेज में ही देखा जाता है। एनाफेज में सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एनाफेज में सही से ही ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं ना, दोनों अलग अलग नहीं हो रहे क्रोमोसोम, इक्वल डिवीजन नहीं हो रही है, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी होती है। तो सेल साइकिल तुमको बताती है कि क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज क्यों होती है। तो क्रोमोसोम वाला पार्ट यहाँ पर अब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर था, क्या नाम था जेनेटिक्स वाले चैप्टर का 12th ग्रेड में? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में उस चैप्टर में जो डिजीज है, ठीक है, मैं पेडिग्री की बात नहीं करी, सिर्फ डिजीजेस थी जो लास्ट में, उसको पढ़ना, ठीक है। उसको कल पढ़ कर आना। मैं तुमसे स्टार्टिंग में जिस बच्चे को रिवाइज करना है उनसे मैं छोटा सा मॉक ले लूंगी, ठीक है। तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तुम कभी नहीं भूलोगे, ओके। क्योंकि जिसको समझ में आ रही है ना चीज वो भूल नहीं सकता, राइट। तो उसको पढ़ के आना। और जो टॉपिक मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक बोलती हूँ ना, मैं सेल साइकिल में तुमको डिजीज बोल रही हूँ, अगर तुम अब डिजीज पढ़ोगे ना तो तुमको याद रह जाएगा। मैं हवा में नहीं बोल रही, ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि ये इफेक्टिव होता है। तुम पढ़ के आना, एट द एंड ऑफ जनवरी तुमको समझ में आएगा कि तुमने कितना सारा क्लास में रिवाइज किया, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हुआ। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं एम साइकिल, एम माइटोसिस। और उसमें एक और चीज बतानी थी मुझे, बोलिए। एक टर्म होता है
प्रोफेस, ठीक है, ये तो मेन है। अब इसके बाद एक होता है अर्ली प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस जब प्रोफेस स्टार्ट हुआ है, और लेट प्रोफेस, ठीक है। लेट प्रोफेस हम कहते हैं बेसिकली बिल्कुल आखिरी फेज है जो प्रोफेस का। देखो हमने इतनी फाइन डिवीजन जो की है ना, हमने करी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअल में सेल जो होता है वो इतने ध्यान से नहीं चल रहा होता, उसमें चेंजेस आते आते चले जाते हैं, बस हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देख देख के उसको डिवाइड कर लिया। तो अर्ली प्रोफेस है, फिर प्रोफेस, फिर लेट प्रोफेस आएगा। अब लेट प्रोफेस के बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज मेटाफेज ना, मैं मेटाफेज यहाँ लिख रही हूँ। तो मेटाफेज का पहले वाला फेज में क्या बोलूंगी? अर्ली मेटाफेज, राइट? अर्ली मेटाफेज। बेटा अर्ली मेटाफेज इज एक्चुअली नथिंग बट लेट प्रोफेस, ठीक है। तो जो लेट प्रोफेस है ना वो अर्ली मेटाफेज है, मतलब अर्ली मेटाफेज में जो भी कुछ हो रहा है वो लेट प्रोफेस में हो रहा है। तो ये समझना कि ये थोड़े मिले हुए हैं। तो कभी कभार वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अर्ली मेटाफेज में क्या हुआ, वो तुमसे यही पूछ रहे हैं कि प्रोफेस के एंड में क्या हो रहा था। कभी कभार वो पूछते हैं लेट प्रोफेस में क्या हुआ, तो तुमसे अर्ली मेटाफेज ही पूछ रहे हैं। आगे के स्टेप में नहीं पूछते, जर्नली ना इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखना लेट प्रोफेज इज नथिंग बट अर्ली मेटाफेज, और जो भी प्रोफेज के अंदर होने वाला है उसकी शुरुआत अर्ली प्रोफेज में होगी, ठीक है। तो जब भी मैं टर्म बोलूंगी ना, लाइक कोई भी चीज स्टार्ट्स, जब भी मैं वर्ड स्टार्ट बोलूंगी दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली प्रोफेज। जब मैं बोल दूंगी प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो प्रोफेस हो गया, ठीक है। तो जब भी मैं स्टार्ट बोलूंगी या बिगिनिंग वर्ड यूज करूंगी तो मैं अर्ली प्रोफेस बोल रही हूँ। इतनी बात समझ आई? जैसे मैं बोलूं Yes. जैसे मैं बोलूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डीजेनरेट हो रही है, तो मैं बोलूंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, तो मैं बात कर रही हूँ अर्ली प्रोफेस की। अगर मैंने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट, मतलब मैं प्रोफेस की बात कर रही हूँ। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। नहीं हर्षिका, द मोमेंट मैंने प्रोफेस वर्ड यूज कर दिया वो इंटरफेस से बाहर है, ठीक है। तो ये चीज को हम अभी प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, डोंट वरी, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रही थी। चलो चलते हैं फिर। तो प्रोफेस, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रोफेस? कुछ बताओ भाई, प्रोफेस में क्या होता है? अब सेल को डिवाइड करना है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मैम कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगा। न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए ओके, कैरियोकाइनेसिस, हाँ हम कैरियोकाइनेसिस ही पढ़ने वाले हैं इसमें। साइटोप्लाज्म का सारा कंटेंट होगा डिवाइड। तो अब कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू है, तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट। और होगा क्या सेल के अंदर? अगर सेल को डिवाइड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे किस पे ध्यान देना उसने? सोचो, माइटोसिस में छोड़ लो, मेयोसिस आसान हो जाएगी। फिर किस चीज पे उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना है सेल डिवाइड करते टाइम? किस चीज की सही टाइम पे डिवीजन? जेनेटिक मटेरियल, यस। अब मुझे बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना तुमको अगर पता है या नहीं, मुझे डाउट है पता है या नहीं। ये एक सेल है, भोलू सा सेल है ना, भोला सेल। ये जो हमारा भोला सा सेल है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़ा होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा होता है, कैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ सा होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है, क्रोमेटिन क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा, थोड़ा सा ऐसे सा पड़ा होता है, ठीक है, धागों की फॉर्म में। कभी भी देखना डीएनए का स्ट्रक्चर तुमको कुछ ऐसे से दिखेगा, है थोड़ा सा धागे की फॉर्म में पड़ा है। बेटा मुझे बात बताओ, अगर मेरे हाथ में धागों का गुच्छा है बहुत सारे धागों का गुच्छा है। अब मुझे और अक्षिता को बांटने हैं वो धागे, ठीक है। मेरे को 100 धागे रखने हैं, अक्षिता को भी 100 धागे देने हैं। तो मुझे बताओ धागों के गुच्छों से सेपरेट करने में मुझे टाइम लगेगा? Yes, ma'am. पर अगर मैं 100 पहले से बंडल अलग अलग करके रखूं, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगेगा? No, ma'am. तो जब चीजें मिक्स है तब दिक्कत है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लूँ, थोड़ा इसका गुच्छे बना लूँ, फिर तो डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है ना। सो दिस इज व्हाट सेल डू। सेल सेज कि अगर क्रोमेटिन स्टेज में पड़ा है, अब मुझे क्रोमोसोम डिवाइड करने हैं। 2 डॉटर सेल में बहुत दुविधा है यार, एक का स्टैंड ऊपर नीचे चला गया तो बच्चा तो उल्टा सीधा पैदा हो जाएगा। ये सेल में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। स्किन का सेल है, एक का सेल ऊपर नीचे चला गया, पता चला आधा हार्ट मेरा व्हाइट दिख रहा है, आधा मेरा कुछ और दिख रहा है। डिफॉर्मिटी हो सकती है ना। तो सेल कहता है मुझे ये इंश्योर करना है ऐसा ना हो, इसलिए वो कहता है कि भाई यहाँ होने पड़ेगा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कॉम्पैक्शन हो जाएगी। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस। वाह वाह, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती थी बावली। कॉम्पैक्ट कर दो, पानी की बूंदें ऊपर जाती है, कंडेंस होके बादल बन जाते हैं, फिर बरस के नीचे आते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाएगा, कॉम्पैक्ट कर दो।
कॉम्पैक्ट करोगे जब किसी क्रोमेटिन को, तो वो क्या बन जाएगा? From chromatids. क्रोमोसोम जब वो कंडेंस होगा ना, उसका मतलब पता है क्या है? ये ऐसे थ्रेड थे ना, ये बहुत पास पास आने लग जाएंगे, और जब ये बहुत पास पास आते हैं ना, तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और ऐसे वाले क्रोमोसोम बनाएंगे क्योंकि डुप्लीकेटेड है। ओके, सो दे विल फॉर्म क्रोमोसोम। ओके, क्रोमेटिड नहीं, क्रोमेटिड एक ही थ्रेड को बोलूंगी ना, तो मैं कह सकती हूँ सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। ये डबल कॉपीज है, राइट? एस फेज में कॉपी हो रखी है, इस तरीके से आपको दिखेंगे। अब अगर मुझे क्रोमोसोम करना है और मुझे क्रोमोसोम को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजने हैं ताकि बीच में से मैं सेल को फाड़ सकूं। ये पेरेंट सेल है ना, अब इसने ऐसे डिवाइड, ये पूरा का पूरा पेरेंट सेल है लेट्स से, अब इसने करना है डिवाइड, तो डिवाइड करेगा ना जब, ये तो ऐसे एक दूसरे से दूर हो जाएगा और ये दो सेल बन जाएंगे। तो अगर एक दूसरे से इनको दूर होना है, राइट, तो क्रोमोसोम की को भी इक्वल क्रोमोसोम को ऊपर वाले सेल में जाना है, नीचे वाले सेल में जाना है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आसपास रहेगी तो ऐसा कर पाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मूव नो करने मैम देगी? No. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डीजेनरेट कर दो। अब ये पेरेंट सेल है, इसने एक टाइम आना है जब ऐसे दूर होना है, ठीक है, दूर होके दो सेल बन जाएगा और क्रोमोसोम भी उस तरफ चले जाएंगे। तो जब सेल ऐसे था ना, क्रोमोसोम को मुझे दूसरे पोल्स पे भेजना था, ये एक पोल होता है, ये नीचे वाला दूसरा पोल होता है। तो अगर मुझे दो ऑपोजिट पोल में भेजना है तो जादू थोड़ी है कि अपने आप चले जाएंगे, उनके पास दिमाग थोड़ी है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें रस्सियों से बांध के खींच लेते हैं। तो वो रस्सियां कौन सी थी जो सेल के अंदर होती है? स्पिंडल फाइबर Spindle fiber. स्पिंडल फाइबर। तो हमको स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, और स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है? क्रोमेटिन Centriole. Ma'am, centrosome. मेरे को सच्ची बताना, कसम लगे तुम्हें, भाई और माता रानी की कसम है, सच बताना, तुमको पता है मतलब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का? सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल क्रोमेटेड एंड सेंट्रियोल। झूठ मत बोलना पापियो, सच बताओ, पता है तुमको इनका मतलब? तुम कुछ भी बोलते हो यार। एस्ट्रल रेज, हाँ नहीं, एस्ट्रल रेज, दैट्स करेक्ट। मेरे को इसका मैम मतलब बताओ, हाँ क्या है बता। पता था पर मिक्स हो गया सारा। अच्छा बता, अब तू इसको अलग अलग करके बता। है, मिक्स फ्रूट जूस नहीं चाहिए मुझे, अनार का अलग चाहिए, गाजर का अलग चाहिए, और पाइनएप्पल में अलग पीऊंगी। बता भाई, सेंट्रोजोम क्या है? शक है मुझे। वो एरिया जहाँ पे सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोजोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड एरिया होता है? नो मैम नहीं होता है ना, वहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं ना, वहाँ पे स्पेशल प्रोटीन होते हैं। तो ये रहा सेंट्रियोल, 90 डिग्री के एंगल पे दो पड़े हैं, और इसके आसपास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी हैं। इस पूरे को हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। सेंट्रियोल क्या है? अच्छा, ये कौन से सेल में मिलते हैं? प्लांट सेल, एलिमेंट सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? एनिमल्स ओनली एनिमल सेल। पहले तो ये लिख लो भाई, तो सेल वाला चैप्टर लास्ट में लगाया नहीं काफी बच्चों ने। सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। किससे बने होते हैं? Tubuli. अल्फा या बीटा? बीटा अल्फा एंड बीटा दोनों। अच्छा है, करी बीटा है, बड़ी तेज है तू। दोनों से बने होते हैं। कैसे होते हैं ये? माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है? Microtubule. ट्यूब्यूल है, फिलामेंट है? Tubule. ट्यूब्यूल का, Neuromer. ये देखो ऐसे मैं बनाऊं, फिलामेंट लड़ लो भाई। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से कह देते हैं, ये मान लो अल्फा प्रोटीन है, ये वाले जो है ये बीटा प्रोटीन है, ठीक है, और ऐसे ही इनका ये डब्बा बन जाता है, तो बीच में से खोखला होता है, होलो होता है ना, राइट? तो ये प्रोटीन के गोले हैं जिनसे ये स्ट्रक्चर बना है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ही और प्रोटीन की चेन बनाने लग जाता है। ये और माइक्रोट्यूब्यूलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन को ऐड करने लगता है, और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये एक रस्सी बना देता है जिसको हम बुलाते हैं स्पिंडल फाइबर। तो बेटा स्पिंडल फाइबर और कुछ नहीं है, वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन की ही चेन है, बस वो एक धागे की फॉर्म में होती है, वो ऐसे अरेंज नहीं होती है, सिर्फ इतना फर्क है। तो सेंट्रियोल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? मैम तो स्पिंडल फाइबर तो माइक्रोफिलामेंट से नहीं बनते। हम्म? माइक्रोफिलामेंट से नहीं बनते स्पिंडल फाइबर्स। मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं स्पिंडल फाइबर।
सेंट्रियोल से निकले हैं ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं स्पिंडल फाइबर, ट्यूबुलिन से बनेंगे। एनसीईआरटी क्या देखियो एक बार, गलत तो नहीं बोल रही मैं? मैम यही है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं ना भाई, कंफर्म कर दो। ये मैम क्योंकि सेंट्रियोल बाहर से दूसरा प्रोटीन कैसे लाएगा, वो अपने अंदर से उसको रीजनरेट करता है, वो रस्सियां बनाता है। क्लियर है तुझे? वो कहाँ गई यस मैम। है ना? मैं 2 मिनट के बाद यार क्या हो गया? तो जो सेंट्रियोल है ना, वो अपने ही प्रोटीन के ना ऐसे धागे, ये जो सर्कल होते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे लगा के उसके पीछे रस्सियां बनाता है। वो पता है क्या करता है? क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ लेता है और उसके बाद ये पीछे 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 उसको खींचने लग जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स है वो रिलेटेड है ना स्पिंडल फाइबर से। तो देखो हमें करना क्या है, सेल के अंदर हमें इन्हीं का तो ध्यान रखना है। जब जब तुम सोचोगे किसी भी फेस के बारे में, तो तुम समझना कि उसे करना क्या है। तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डीजेनरेट करना पड़ेगा ताकि क्रोमोसोम मूव कर पाए, क्रोमोसोम को कंडेंस करना पड़ेगा ताकि भाई उनको पकड़ पाए सही से, तभी तो वो दूसरे एंड पे जाएंगे। और दूसरे एंड पे जाने के लिए हमें धागे चाहिए, उन धागों को बनाने वाली चीज़ों को भी तो हमें 2 ऑपोजिट पोल्स में लेके जाना पड़ेगा ना। तो जो सेंट्रियोल्स है उसको भी तो ऑपोजिट पोल में मूव करना पड़ेगा, राइट? अगर यही बातें मैं लिख दूंगी तो मैं कह दूंगी ये प्रोफेस है, दैट्स इट। तो तुम्हें समझना पड़ना है, अपने दिमाग में से समझना है कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बिकॉज सेल साइकिल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अब यही बात मैं तुमको लिखी हुई में समझाती हूँ। देखो, प्रोफेसिस वो वाला पार्ट जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होंगे। क्यों डिसअपियर होंगे? क्योंकि सेल का सारा फोकस है किसके ऊपर? क्रोमोसोम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो वो कहता है अब इस टाइम पे मुझे नहीं जरूरत है, अगर वो प्लांट सेल है उसको फोटोसिंथेसिस करनी नहीं है, तो कहता है तो मैंने क्लोरोप्लास्ट को रख के क्या करना है, चलो उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। वो कहता है मुझे गोल्जी की अभी जरूरत ही नहीं है, मैं पैकेजिंग कर ही नहीं रहा हूँ, उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको वो पिघला देता है अपने अंदर, ऐसे समझना कि उसने मेल्ट कर दिया, इसके प्रोटीन को जब जरूरत होगा तब बनाऊंगा। तो सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर, तो ये है प्रोफेज। अगर मैं ये लिख देती सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट्स टू डिसअपियर, तो ये कौन सा फेज होता? अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? मैं यहां लिख रही हूँ सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट्स टू डिसअपियर। तो मैं यहां लिख दूंगी अर्ली प्रोफेज, ठीक है? तो इसे गलत मत करना, बस तुमसे यहाँ पे यही खेल सकते हैं प्रोफेज में, बाकी तुम कर लोगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सब में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक पूरी शीट पे लिखवाया था मैंने, न्यूक्लियोलस क्या होता है? मटेरियल अंडर न्यूक्लियस, बताऊं तुझे मैं? डार्कली स्टेन रीजन है, लेकिन न्यूक्लियोलस होता क्या है? अरे क्या बात भाई, पढ़ के नहीं आते क्या सेल? न्यूक्लियोलस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से ऑर्गेनेल का सबसे ज्यादा यूज होता है? तो वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियस। राइट, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ये नीट का क्वेश्चन है यार, ये बहुत बार पूछा जाता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोइड के बीच में फर्क मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे तो गलत है ना, है ना? नाउ, तो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते, ठीक है? विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। देखो अगर एक साइटोप्लाज्म है, लिक्विड था, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स थे, तुमने सब कुछ घोल दिया उसके अंदर, सबको मेल्ट कर दिया, उसकी थिकनेस तो इंक्रीज हो जाएगी ना। अब वो ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, अब वो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा। मान लो पहले पानी जैसा था, अब वो शहद जैसा हो गया। शहद थोड़ा थिक होता है ना, तो विस्कोसिटी इंक्रीज का मतलब वो थोड़ा और थिक हो गया, क्योंकि सब चीजें तो उसके अंदर घुल गई। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट्स, ठीक है? तो क्रोमेटिन जो थे उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो ये अर्ली प्रोफेज की लाइन है। नहीं तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एक्चुअली एंड तक ये पूरी कंडेंसेशन होती है, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन चलती चली जाती है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये समझ रहे हो? सेंट्रियोल कौन से थे? ये वाले डब्बे थे, है ना, 2 सिलेंड्रिकल, और सेंट्रोसोम वो पूरा रीजन है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर जाती है ताकि ये टाइम आने पे धागे बना सके। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये आएगा प्रोफेज के ऊपर लाइन, ये लिख लो, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आने वाला है अलग से।
डन? मैम। बहुत बढ़िया। यस मैम। तो ये रहा हमारा प्रोफेज। ओह कितना क्यूट सा है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हमारा क्रोमेटिन है, ये हमारे स्पाइरिन स्टेज है। जो क्रोमेटिन्स होते हैं ना वो इस तरीके से पड़े होते हैं जैसे वूल के धागे, तो उसके लिए एक साइंटिफिक नाम है स्पाइरिन स्टेज। स्पाइरिन स्टेज मींस बॉल ऑफ वूल। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर बाई चांस देख लो, बड़ा मुश्किल होता है ये स्टेज ढूंढना, मिलता नहीं है, मेरे को तो आज तक नहीं मिला प्रोफेस, कभी नहीं समझ आया देख के। लेकिन अगर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वूल की बॉल पड़ी है, ऊन की एक बॉल पड़ी है सेल के अंदर, तो इसे स्पाइरिन स्टेज कहते हैं, जो आपको प्रोफेस में देखने को मिलते हैं। वैसे नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, बट बाई चांस आउट ऑफ सिलेबस आए तो याद रखना प्रोफेस में पड़ी है। और ये हमारे कौन है, ये हमारे सेंट्रियोल है। और सेंट्रोजोम कौन से होंगे, इस पूरे रीजन को मैं सेंट्रोजोम, रीजन को। तो देखो ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं ना, ये इस तरफ को मूव कर रहा है, ये इस तरफ को मूव कर रहा है, इसे कहते हैं ऑपोजिट पोल। करेक्ट? डन? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बना लिया है फटाफट। चलो अब आता है प्रोफेज खत्म, तो प्रोफेज के बाद एक लेट प्रोफेज के ऊपर लाइन है और अर्ली मेटाफेज के ऊपर है। दैट क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस। किसकी, मुझे अपनी आवाज आई, तुम्हें भी आई क्या डबल? यस मैम। Yeah, ma'am. यार ऐसे मत किया करो, मुझे मेरी आवाज सुनकर थोड़ी शर्म सी आती है। मुझे बहुत बच्चों वाली, जवाकों वाली आवाज लगती है, अच्छा लगता। ऐसा मत किया करो। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंप्लीटली कंडेंस हो गए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्ली मेटाफेज में कैसा होता है सेल? क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस है, मतलब तुमको ऐसे दिखेंगे, ललला कुछ कुछ ललला कुछ कुछ कुछ। कितने क्रोमोसोम है ये? 1 1। कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? 2 कितने आर्म्स हैं? 2 4 4 है। हैं? पी और क्यू आर्म दो नहीं दिख रही तुझे? पी आर्म कौन सी है? ऊपर वाली। ऊपर वाली। पी आर्म, ये देखो क्यू आर्म, दो है ना, दो यस बोल मैम। रहे। नाउ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम कंप्लीटली मूव्ड एंड प्रेजेंट इन ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। बेटा अब तुमको यहाँ दिखेंगे सेल ऐसे, और यहाँ पे तुम्हें क्रोमोसोम दिखेंगे। अब अगर मैं सारे क्रोमोसोम बनाने लग जाऊँ तो मैं तो बावली हो जाऊंगी, है ना? और मैं तो Yes, पहली ma'am. बावली हूँ, तो ज्यादा बावली हो जाऊंगी, तो दिक्कत हो जाएगी, नीट कैसे निकलेगा बायो में, यस है ना? मैम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 3 से 4 बनाएंगे। ठीक है, ऐसा सेल दिखेगा तुम्हें अर्ली मेटाफेज में या लेट प्रोफेज में। इज इट क्लियर? यस मैम। बहुत फाइन फर्क है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रुला देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। ओके, कोई डाउट किसी को अभी तक? नो बहुत मैम। बढ़िया, आ जाओ मेटाफेज करते हैं। मेटाफेज तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। खत्म करूंगी ये मैच। मेटाफेज बेस्ट स्टेज टू स्टडी मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। मोर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने वाले फीचर। अगर तुमको क्रोमोसोम के पढ़ रहे हो तुम मेटाफेज में पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छे से क्रोमोसोम कंडेंस है, पढ़े जा सकते हो। लेकिन मोर्फोलॉजी में क्या पढ़ोगे तुम? क्रोमोसोम का साइज पढ़ना चाहते हो, पढ़ो, साइज पढ़ो। क्रोमोसोम का नंबर पढ़ना चाहते हो, कितने नंबर है वो करो। लेकिन हम क्रोमोसोम की शेप नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि अभी भी क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच है, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है। ऐसे में शेप पढ़ना डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता कोई छोटा बड़ा है, तो कभी भी शेप मेटाफेज में नहीं पढ़ते, याद रखना। वो किसी और फेज में पढ़ते, वो बताऊंगी। तो मोर्फोलॉजी पढ़ते हम, आगे बताऊंगी, तब एनाफेज में पढ़ते हैं। तो साइज और नंबर यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। डन? यस बहुत मैम। बढ़िया। मैक्सिमली कंडेंस क्रोमोसोम्स यहाँ पर विजिबल होते हैं, मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं। सो क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफिजिक प्लेट एंड इट इज कॉल्ड कॉन्क्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम क्या कहते हैं, आ जाओ एक तरफ, वो क्या लग जाते हैं, वो होते हैं ना, फौज में सिपाही होते हैं, जैसे परेड का टाइम होता है तो सारे के सारे क्या लग जाते हैं एक लाइन में। बढ़िया से परेड होती है ना, लाइन में नहीं लगेंगे तो कैसे सही से होगी। तो सारे क्रोमोसोम सेंटर की तरफ आ गए, है ना? वेट करते हैं सारे क्रोमोसोम सेंटर की तरफ आए, तब नेक्स्ट स्टेप होता है। अगर सेंटर की तरफ ना है ना, मेटाफेज उतना लंबा हो जाता है फिर। ठीक है, एक्चुअल में सेल में इतनी सेंसिबिलिटी होती है। तो सारे जब सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो इस एरिया को हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफेज में हुआ मेटाफिजिक प्लेट, प्लेट की तरह बन गई, जैसे एक प्लेट होती है ना घर में, उसकी तरह बन गई। और सारे क्रोमोसोम का वो जहां पे पहले तो ऐसे घूम रहे थे, अब सारे सेंटर की तरफ आ गए। तो सब घूम रहे थे और सेंटर की तरफ आ गए, तो इसको हम कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, एकदम लाइन में आके लग जाना, कांग्रेस। तो सेंटर की तरफ जब सारे सेल्स आ जाते हैं क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं कांग्रेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सेल क्रोमोसोमल कांग्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा? बेटा मेटाफेज में देखने को मिलेगा। डन? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। देखो, ये देखो,
मेटाफिजिक प्लेट, इसी को हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। सारे क्रोमोसोम लैंड में लग गए हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कांग्रेशन। ये पिंक कलर से क्या बना है? Astral rays. स्पिंडल फाइबर। Spindle fiber. तो पता है एस्ट्रल रेस क्या होती है? मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं, आई एम सॉरी। ये सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल ना स्पिंडल फाइबर निकालना अपने से स्टार्ट करता है। वो धागा सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं फेंकता, वो हर तरफ में धागा फेंकना स्टार्ट कर देता है, ऐसे बावला हो जाता है। तो जब तुम माइक्रोस्कोप में देखेगी ना, तुझे ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा एज ए स्टार। तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रल रेस। एस्ट्रल रेस का मतलब होता है अपीयर लाइक स्टार। ठीक है, डन। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, तो ये स्टार की तरह लगेगा, ऐसे दिखता है ये। ओके, ऑलराइट। अब ये जो क्रोमोसोम पे जाके ये धागे अटैच हो रहे हैं, ये कौन से पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं? सेंट्रोसोम पे हो रहे हैं या कहीं और? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पे नहीं होते ये अटैच। ये किस पे अटैच होते हैं? एक प्रोटीन होता था, Centromere. सेंट्रोमियर भी नहीं होता। क्या नाम होता है उसका? तो प्रोटीन होता था, के से नाम था उसका। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन जिसपे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, डन। यस मैम। अब देखो, कुछ स्पिंडल फाइबर तो काइनेटोकोर पे ऐड हो रहे हैं, पर तुम्हें कुछ स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, ये देखो जादुई स्पिंडल फाइबर, जो यहाँ पे दूसरे वाले सेंट्रोमियर तक जा रहे हैं, देख रहे हो? यस मैम। तो दो तरीके के स्पिंडल फाइबर भी होते हैं। तो अगर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हुआ तो ये आ सकता है। बता दूं आगे? यस मैम। आगे देखो, स्पिंडल फाइबर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर और एक होते हैं ट्रैक्शन स्पिंडल फाइबर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर होते हैं वो जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक जाते हैं। तो ये ए वाले जो हैं, ये है हमारे कौन से वाले? कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। ओके, यस मैम। और ट्रैक्शन वाले स्पिंडल फाइबर वो है जो क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। ये वाली साइड के यहाँ पर अटैच होंगे, इस वाली साइड के यहाँ पर अटैच होंगे। डन? इतनी बात क्लियर? डन मैम। ये टर्म शायद तुमने ना सुनी हो। तो कॉन्टिन्यूस फाइबर भी होते हैं, ट्रैक्शन फाइबर भी होते हैं। ये होते हैं जो अटैच टू क्रोमोसोम, अटैच टू काइनेटिको लिखूंगी मैं, ताकि हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। डन? डन मैम। चलो भाई, आ जाओ। अब एनिमल सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? एस्ट्रल रे फॉर्मेशन होते हैं, जो मैंने तुमको बताया ना, तारा सा बन जाता है। ठीक है, तो एनिमल सेल डिवीजन एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन होती है। एंड एनिमल सेल डिवीजन इज सेंट्रिक। सेंट्रिक होती है एनिमल सेल डिवीजन की, सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेंटर में अलाइन होते हैं और उसके बाद उनको ऑपोजिट पोल पे पुल किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रिक एंड एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद एनिमल सेल डिवीजन। तो इसको याद रखना, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लांट होते हैं उनमें एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन नहीं होती है, उनमें होते हैं एन एस्ट्रल रेस बनती है। मतलब बताती हूँ अभी, एक तो एन एस्ट्रल रेस होती है और दूसरी एसेंट्रिक होती है। ठीक है, सेंटर में सारे अलाइन नहीं होते। तो एनिमल प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल है, इनके पास सेंट्रियोल तो नहीं होते, लेकिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, लेट्स से ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और उसी के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ आकर लग जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर निकालते हैं, लेकिन तारे की फॉर्म में नहीं निकालते, ये सीधे सीधे से स्पिंडल फाइबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन नहीं होती और ये एसेंट्रिक होते हैं। इतनी बात क्लियर? और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया है, जो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से और माइक्रोट्यूब्यूल से, इसको हम बुलाते हैं MTOC। MTOC स्टैंड्स फॉर, कल लिखवाया था, MTOC स्टैंड Microtubules organizing complex duplicate. माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करके रस्सियां बनाने का कॉम्प्लेक्स है ये प्लांट में मिलता है एज प्लेस टू सेंट्रियोल। उसमें सेंट्रियोल्स नहीं मिलते। क्लियर? क्योंकि प्लांट सेल में भी तो सेल डिवीजन होगी ना, तो वो भी स्पिंडल फाइबर बनाएगा, पर सेंट्रियोल नहीं बनाता, MTOC बनाता है। क्लियर? यस मैम। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। अब आता है हमारा एनाफेज। तो हमारे पास क्या हुआ, सेल ऐसा था, सारे क्रोमोसोम के ऊपर धागे लग गए। ठीक है, सारे क्रोमोसोम पे धागे लगने का सेल वेट करता है, ऑपोजिट पोल से उसके ऊपर धागे लगे, एक धागे यहाँ से लगे और एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से लगे। अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने जाएंगे और ये धागे इनको खींच लेंगे इक्वली। सो क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो हो जाता है स्प्लिट। जो सेंट्रोमियर था, ये सेंटर में गोलू रीजन था ना, ये स्प्लिट हो जाता है। काइनेटिकोर भी स्प्लिट हो जाता है उसी के साथ। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो क्या होता है फिर, क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना, अगर तुम्हें कल का लेक्चर याद है, मैंने कहा था कि अगर मैं एक की बात करूंगी ऐसे,
जब मैं तुम्हें क्रोमोसोम ऐसे दिखाऊंगी तो मैं कहूंगी कि ये जो 1 है ये मेरा है क्रोमेटिड, करेक्ट? तब मैं वर्ड यूज करूंगी क्रोमेटिड। लेकिन जब मैं इसे अलग अलग लिखूंगी, जब मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐसे बना दूंगी, है ना, तो मैं इसे क्रोमेटिड नहीं बोलूंगी, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को अकेले को क्रोमोसोम बोलूंगी। बोला था ऐसा कुछ? यस तो देखो क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, क्रोमोसोम मूव करते हैं अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ। पोलॉइडी जो होते हैं वो सेल की इंक्रीज हो जाती है। कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम देखो, इसमें कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं तुम्हें 1 वाले में? 3 3। और जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अब तुम्हें कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 6 6। तो अब नंबर इंक्रीज हुआ, यस पोलॉइडी इंक्रीज होगी। यस मैम पोलॉइडी मतलब उसका नंबर ही। तो एनाफेज में पोलॉइडी इंक्रीज होती है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज अ बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम अलग है ना। अब तुम इसकी शेप स्टडी करो, तुम्हें देख के पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ आई? यस मैम कोई डाउट किसी को? नो मैम डन? Yes, नो ma'am. मैम बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो, तो एनाफेज में क्या हो गया, अलग अलग चले गए, राइट? क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का फर्क हमें पता चल गया, करेक्ट? अब देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुमको एनाफेज। एनाफेज बहुत क्लियर दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। मैं ये सेल कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगी तो देखना। तो देखो ये क्रोमोसोम इस तरफ चले गए, ये वाले क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले गए, ठीक है? तो ये बीच का जो रीजन होता है ये खाली रह गया, और ये जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तो थोड़े से प्रोटीन के फाइबर ऐसे लटकते रह जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। कहीं पे ये टर्म आ सकती है, ठीक है? क्योंकि जब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे जुड़े हुए थे ना, तो इनके बीच में कनेक्शन था ना। जब तुमने इसको अलग अलग किया तो बीच में थोड़े से फाइबर रह जाते हैं लटके हुए, उन्हें हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ओके, यस मैम ऑलराइट, 5 मिनट और लूंगी। अब देखो, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, जिसको समझ आया था वही कर पाएगा। ट्रैक्शन फाइबर कौन से फाइबर थे? जब मैंने क्रोमोसोम ऐसे बनाए थे ना, तो उनके साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे उनको हम कहते थे ट्रैक्शन फाइबर्स। तो ट्रैक्शन फाइबर पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को, पहली लाइन, ठीक है? और जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, ये वाले फाइबर जो लटक रहे हैं इन दोनों के बीच में है, इंटरजोनल फाइबर्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब इंटरजोनल फाइबर ब्रेक हो जाते हैं ना इनके बीच में, तो ये इंटरजोनल फाइबर पुश करते हैं दोनों क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल में। यानी कि ये जो इंटरजोनल फाइबर है ना, ये इस क्रोमोसोम को कह रहा है कि तू इस डायरेक्शन में जा, और इसका इंटरजोनल फाइबर कह रहा है कि तू इस डायरेक्शन में जा। समझ रहे हो? यस मैम तो एक तरफ से स्पिंडल फाइबर उसको खींच रहा है और दूसरी तरफ से इंटरजोनल फाइबर उसको पुश कर रहा है। गॉट इट? यस ओके, यस मैम समझ आ रहा है कि हो गए? हम आ रहा है स्लो करा रही हूँ लेकिन समझ आ जाए। अब दोनों सारे क्रोमोसोम चले गए ऑपोजिट पोल पे। अब आएगा हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में जो भी हुआ था ना, वो सारे इवेंट को उल्टा कर दे। प्रोफेज में क्या गायब हुआ था? Organelles. ठीक है, सारी ऑर्गेनेल्स वापस लिया। प्रोफेज में क्या डिसअपियर हुए थे? एक ऑर्गेनेली वापस लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस लिया, न्यूक्लियोरस वापस लिया। तो ये क्या होते हैं? रीअपियर, दोबारा से दिखने लग जाते हैं अभी, क्योंकि अब सेल को इसकी जरूरत है, ठीक है? क्रोमेटिन मटेरियल डिकंडेंस हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम थे वो दोबारा से खुलने लग गए हैं। अब वो तुम्हें फिर से धागों की तरफ दिखेंगे, बस सेल के दो ऑपोजिट पोल पे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे दिखेंगे तुमको, ठीक है? इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम इज गॉन। देखो पहले जब एक क्रोमोसोम था उसका एक अस्तित्व था ना, तुम्हें दिख रहा है एक क्रोमोसोम है, लेकिन अब वो ऐसे धागो धागो जैसा हो गया। अब तो तुम नहीं बता पाओगे ना क्रोमोसोम नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, राइट? नो तो इंडिविजुअलिटी ऑफ ए क्रोमोसोम गॉन कौन से फेज में? टीलोफेज में। ये नीट का क्वेश्चन बनता है क्योंकि एनसीईआरटी की 9 है। क्लियर? यस मैम किसी को डाउट? No, ma'am. ऑल राइट, ओके ओके कूल। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। तो देखो ऐसे दिखेगा तुमको, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है। सेल के अंदर मतलब 2 न्यूक्लियस बन गए ना, कह सकती हूँ ना मैंने। 1 न्यूक्लियस ये है, अब 1 न्यूक्लियस ये है, करेक्ट? 2 न्यूक्लियस बन गए। अब सेल क्या होता है? हाँ बोलो। अब सेल क्या होगा जब 2 न्यूक्लियस बन गए? इस पॉइंट पे मैं कह सकती हूँ क्या एंड हो गया? एंड ऑफ कौन सा प्रोसेस? कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस?
Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस, बहुत फाइन वर्ड्स है ये, ध्यान से लेते हुए अपने दिमाग में चलना। कैरियोकाइनेसिस खत्म, अब कौन सा स्टेप होगा? Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म को मैं स्प्लिट कर दूंगी। बस यहाँ पे दो चीजें याद रखना, प्लांट और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? यस मैम। लेकिन प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा क्या है? Cell wall. और सेल वॉल। और सेल वॉल हिलती नहीं है अपनी जगह से, बहुत हीट होती है, तो सेल Yes, वॉल के ma'am. साथ दिक्कत है। तो अब देखो साइटोप्लाज्म कैसे स्प्लिट होता है, ये पढ़ाऊंगी फिर भाग जाना, ठीक है? पढ़ा दूं? यस पढ़ा दूं? मैम। मना करो? ठीक है, तो देखो ये सेल है, ठीक है? सेल फरो, जहां मैंने वर्ड बोल दिया सेल फरो, तो तुमको याद क्या रखना है? स्पैरो। फरो से याद रखेंगे हम स्पैरो। स्पैरो एनिमल किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में? Animal. एनिमल किंगडम। तो याद रखेंगे सेल फरो वर्ड इज रिलेटेड टू एनिमल सेल। दिस इज अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल सिंपल है, मेरा सेल सिंपल है। वो कहता है, मेरा स्किन सेल हर बार कहता है कि मैं माइटोसिस करने जा रहा हूँ, तो मेरी बात सुन, सारी टीलोफेज तक हो गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरा स्किन सेल है ये कह रहा है कि मैं बीच में से ना पिचकना स्टार्ट कर जाऊंगा। मतलब मैं ऐसा था, अब मैं बीच में से ऐसे करूंगा। तो अगर ऐसा मेरा सेल और मैं बीच में से ऐसे करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? डेंट सा बढ़ जाएगा ना, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करने लग जाती है। तो पेरेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है, तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं सेल फरो। समझ आई बात? यस मैम। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर मूव करती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, मूव क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कहाँ मूव करती है? इनवर्ड। इनवर्ड मूव करती है तो क्या बनता है? सेल फरो। समझ आई बात? समझ आई? प्लाज्मा Yes, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है, और वो जो मूवमेंट होती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फरो, सेल फरो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ मूव करती जाएगी, जब वो ऐसे ही अंदर की तरफ मूव करती जाएगी तो क्या होगा? ये देखो, पहले ऐसा सेल था, फिर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करने लगी, और धीरे धीरे करके इतनी मूव कर गई कि 2 सेल में वो डिवाइड हो गया, ठीक है? और मुझे इतना तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ था दोनों तरफ। तो अब जो 2 डॉटर सेल पड़े उनके पास जेनेटिक मटेरियल आ गया इक्वल नंबर ऑफ, यस मैम। बस ये बन गया 2 डॉटर सेल्स। सो एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स इनवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल डिवीजन। अब मुझे बात बताओ कि अगर कोई आए और तुमको पीटने लग जाए तो तुम कैसे होंगे? तुम ऐसे बैठोगे या ऐसे बैठोगे? ऐसे नीचे को बैठेंगे। नीचे बैठोगे ना, छुपोगे ना कि भाई मार मत, है ना? तो यस मैम। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब तुम्हें कोई पीटता है तो तुम सेंटर की तरफ भागते हो ना, ऐसे कट्ठे मट्ठे हो जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल डिवीजन का मतलब है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो जब भी कोई चीज सेंटर की तरफ आ रही है दैट इज सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी तुम पिटते हो तो तुम ऐसे हो जाते हो। याद रहेगा? यस मैम। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। सेंट्रीपिटल होती है एनिमल में या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल होती है। माइक्रोफिलामेंट पुल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड। अब माइक्रोफिलामेंट का यहाँ जिक्र हुआ है, माइक्रोफिलामेंट भी मैंने तुम्हें कराए थे, एक बार देखना सेल के लास्ट लेक्चर में। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आ रही है इसको पुल कौन कर रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो उसको पकड़ के अंदर की तरफ पुल करते हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ओके? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। डन? यस मैम। ऑलराइट। प्लांट सेल में क्या हुआ? प्लांट सेल में छोटी सी दिक्कत है कि जो सेल वॉल है ना वो रिफ्यूज कर देती है, मैं अंदर नहीं जा रही, मैं रिजिड हूँ, तो मैं अंदर नहीं जा रही, तुम अंदर से बाहर आओ। तो इनके केस में क्या होता है कि जो सेल होता है ना, अंदर की तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती नहीं, सो सेल के सेंटर में तुम्हें धीरे धीरे से लाइन सी दिखाई देने लग जाती है। धीरे धीरे से सेल के सेंटर में एक लाइन से बनने लग जाती है, साइटोप्लाज्म यहाँ से थोड़ा कम होने लग जाएगा। फिर तुम्हें धीरे धीरे दिखेगी कि दरार है ना जो सेल के सेंटर में, वो कॉर्नर्स की तरफ मूव करने लग गई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे मिट्टी है और ऐसे मैं फूंक मारूं तो मिट्टी कहाँ जाएगी? मेरी तरफ आएगी या दूर जाएगी? दूर जाएगी। मैम सामने वालों की आंखों में। सामने वाले की आंखों में जाएगी ना, तो जब भी मैं फूंक मारूंगी तो चीज दूर जाएगी। तो इस तरीके की डिवीजन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मतलब फूंक मारना, तो फूंक से याद रखना, ठीक है? तो सेंटर में दरार पड़ती है सेल में और फिर वो कॉर्नर्स की तरफ जाने लगती है। फिर एक टाइम आता है कि सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ओके? अब ये सेंटर में दरार पड़ती है ना, जैसे दरार पड़ती है और यहाँ पे सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे दरार गहरी होती जाती है वैसे वैसे सेल वॉल भी बनती चली जाती है, और एट द एंड सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है विद इट्स ऑन सेल वॉल। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो देखो
एट सेंटर सेल वॉल स्टार्ट्स टू फॉर्म एट सेंटर एंड मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगी, इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। क्लियर? यस मैम। अब देखो सेल के सेंटर में ऐसा क्या हुआ, जो कॉन्टिन्यूस टाइप के स्पिंडल फाइबर थे ना, मैंने उनका फंक्शन तो नहीं बताया था ना, तो जब भी सेल डिवीजन पूरा हो जाता है ना, जो सेल की सेपरेशन पूरी होती है, जो कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर बचे हुए थे ना, ऐसे वाले, जो ऐसे वाले कॉन्टिन्यूस थे, उनके कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं सेंटर की तरफ, ऐसे पड़े होते हैं ये। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं ना स्पिंडल फाइबर के, वैसे सेंटर में इकट्ठे होने लग जाते हैं। अब ये है तो धागे, तो धागे यहाँ सेंटर में पड़े हैं, ठीक है। जब ये धागे सेंटर में पड़े होते हैं तो इनके पास कुछ गोल्जी एपरेटस के वेसिकल आके लग जाते हैं। गोल्जी ने बहुत सारे वेसिकल बनाए हैं ना, तो कुछ वेसिकल यहाँ करके इकट्ठे हो जाते हैं इन धागों में। तो जब सेल के कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर के कुछ रिमेन्स, वो धागे गोल्जी के वेसिकल के साथ ऐसे कट्ठा मट्ठा सा हो जाते हैं ना, तो एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम बनाते हैं किस नाम से, ये रहा हमारे पास फ्रेगमोसोम्स। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। तो प्लांट सेल के सेंटर में जब मैंने बोला था ना दरार पड़ी, दरार कैसे पड़ी, वहां पे स्पिंडल फाइबर के पार्ट्स पड़े हुए थे और उनके अंदर गोल्जी वेसिकल आके ऐसे फ्यूज हो गया, तो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको मैं बोलती हूँ फ्रेगमोप्लास्ट या फ्रेगमोसोम्स। समझ आई ये बात? यस मैम। कोई बात Yes, नहीं, एक बार ma'am. सुनो, पहली बार बता रही हूँ, एक बार सुनो, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा। ये जो गोल्जी के वेसिकल आ रहे थे, इनके अंदर क्या था, इसके अंदर बहुत सारा था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। एक बार सुनो, ये पहली बार सुन रहे होंगे, शायद तुमने नहीं सुना, एक बार सुन लो। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से भरे हुए गोल्जी के वेसिकल आके फ्यूज कर जाते हैं सेंटर में पड़े हुए हमारे थोड़े थोड़े से स्पिंडल फाइबर के साथ, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोसोम। ये फ्रेगमोसोम एक छोटी सी प्लेट की तरह लगते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। 3-4 नए वर्ड बनाए मैंने, सुनो। सेल प्लेट बनाते हैं। अब ये सेल प्लेट जो होती है, ये सेंटर से कॉर्नर की तरफ मूव करने लग जाती है और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक बार इसे दोबारा पढ़ना, थोड़ी देर में समझ आएगा। ओके, ओके मैम। 3-4 नए वर्ड्स है ना, इसलिए। तो जब ये ऐसा हो गया तो हमारी साइटोकाइनेसिस भी एंड होगी। सो दिस इज एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब हमारे 2 डॉटर सेल बन गए। दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोसिस। किसी को कोई डाउट?